नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में सवालों की गूंज के साथ सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आया। प्रश्नकाल से शुरू हुई कार्यवाही देखते ही देखते आरोप प्रत्यारोप, हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट तक जा पहुंची। 590 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले, एचपीएससी से जुड़ा प्रस्ताव, सड़कों की बदहाली और औद्योगिक क्षेत्रों में दूषित पानी जैसे कई विषयों पर सदन में तीखी बहस हुई। दिन भर चले हंगामे और बहस के बाद दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ समाप्त हुई। इन सभी मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और घमासान होता नजर आया। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने कई अहम सवाल उठाए। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 590 करोड़ के कथित बैंक घोटाले का मुद्दा उठाते हुए इसे गंभीर बताया और सरकार से जवाब मांगा। ने अभी जवाब नहीं दिया, जो हम संतुष्ट नहीं है इनके जवाब से। ये कहा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जबकि बैंक बड़ी स्मार्टनेस दिखा रहा है, बहुत तेजी से चला। बैंक ने तो अपने 4 एम्प्लॉय भी सस्पेंड कर दिए, आगे भी उसके लिए करवा दिया। आप बाहर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जबकि वो कह रहे भाई हमारे को पता था, तो अब तक क्या एक्शन लिया है, क्यों रिपोर्ट आई है, किसने है, क्योंकि ये तो बैंक की पहल पे रिपोर्ट आई है, तो इसका सब पूरा होना चाहिए। और जो भी इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार का पूरा पैसा सुरक्षित है। इस पूरे मामले की हम जांच करा रहे हैं। सरकार ने इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होता है, अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। 1 मिनट, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको है कि जवाब तो सुने। आपको मालूम गंभीर बात है, ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। शून्यकाल के बाद हुई कार्यवाही के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। अरोड़ा ने कहा कि पहली बार हेल्थ, प्रदूषण, पशुपालन, ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं है। उन्होंने धान घोटाला, श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग की। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ये ठीक है कि बाढ़ के जो पानी बाहर से आता है ना, उन दिनों में तो ओवरफ्लो होता है, परंतु शुगर मिल का जो गंदा पानी है वहां खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाढ़ के अलावा भी अगर आप इस पे पुनर्विचार करें और इसको देखें, जो शुगर मिल से मसाने तक नाला आता है, अगर ये पक्का हो जाएगा तो वहां के किसानों को राहत होगी। इस पे पुनर्विचार करने का करें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन तीखे सवालों, सियासी तकरार और हंगामे के नाम रहा। विपक्ष ने गंभीर सवालों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष भी बेबाकी से जवाब देता नजर आया।
अब देखना होगा कि सदन में उठे ये सवाल सदन तक ही सीमित रहेंगे या प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि विधायकों ने जहां पर अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई, सवाल उठाए, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सरकार की ओर से जवाब पेश किए हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपको करवा देती हूँ। श्री कृष्ण शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियदर्शनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण शर्मा जी, आज के जो कार्यवाही है उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि तीखी नोकझोंक हमने देखी है, कांग्रेस विधायकों की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने जवाब तो दिए हैं, आश्वस्त नजर आते हैं उन जवाबों से आप? मैडम जी नमस्कार सभी को। देखिए, विपक्ष का काम होता है आम जनता की आवाज को उठाना और जो हरियाणा की जनता के साथ जो संकट कष्ट हो उनको उजागर करना, और ये सरकार है कि उनको पूरा मौका नहीं देती। हम आज काम रोको प्रस्ताव लेके हमारे विधायक लेके आए थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मुस्कान जी, आपके माध्यम से, हमारी बहन प्रियदर्शनी जी बैठी है, जब सतर्क सरकार है और चौकीदार यहाँ का प्रबल सतर्क प्रहरी है और सरकार डबल इंजन की सरकार है और इनकी नाक के तले इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े 500 करोड़ के 1500 करोड़ के घोटालों को ये घोटाला नहीं समझते। चाहे वो श्रमिक घोटाला हो, 1500 को खुद अनिल विज जी ने उजागर किया। अभी 9 डिस्ट्रिक्टों की रिपोर्ट पेंडिंग है, कम से कम 50,000 करोड़ की 5,000 करोड़ के करीब श्रमिक घोटाला है। धान घोटाला इतना हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, मंडी सुपरवाइजर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को चार्जशीट कर दिया गया, आप देख रहे हो। उसमें किसानों के साथ कितना बड़ा छल हुआ था। पेपर लीक होते हैं, एचपीएससी में पारदर्शिता नहीं है, बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाता है, यहाँ के लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। हरियाणा के प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी आवाज उठाते हैं। खनन घोटाला कितना हो रहा है, आप देख रहे हो कि आए दिन, चाहे वो यमुनानगर हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो अपने सोनीपत का इलाका हो, नूह हो, उधर खनन चल रहा है। सरकार आंख मूंदे सब देख रही है तमाशा, और विपक्ष आवाज उठाता है तो ये बेचारे बन जाते हैं, कहते हैं कि हमने कहा उजागर किया। आज ही कल 5-7 दिन में क्या हुआ, 500 कितना ये आज के अखबारों में है, हमारी 590 करोड़ एक ही बैंक के, अभी तो यही डिटेल इन्होंने सरकार ने बताई है। और प्राइवेट बैंकों में इन्होंने पैसा जमा किया। प्राइवेट बैंक के मैनेजर, जो मार्केटिंग मैनेजर, सेल मैनेजर होते हैं मैडम, वो सब अधिकारियों को कमीशन देते हैं। अगर सरकारी बैंकों में पैसा जमा करवाया जाए, नेशनलाइज्ड बैंक है, वो तो कोई एक पैसा नहीं देते। प्राइवेटों में कैसे खोल दिए खाते, ये सब बातें। तो ये सड़कें खराब है, हालात खराब है, भर्ती प्रक्रिया, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषित जो पानी है उनका, हमारे अगर पानीपत में देखे मैडम जी, अलीपरा और कोंड के इलाके में 500 फैक्ट्रियां हैं, उनका जो पानी है वो गाँव के जोड़ में आता है। सारा वाटर लेवल पीने के पानी लायक नहीं रहा, पीने के लिए किसान बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसकी आवाज उठाते हैं तो ये बेचारे बन जाते हैं। आज ही मैडम जी, आपको शायद पता लग गया होगा, रिफाइनरी में 40,000 मजदूरों को इतना प्रताड़ित और उनका शोषण कर रही थी केंद्र सरकार और उसके ठेकेदार और अधिकारी, कि उनका आपका खो गया। आज उन्होंने वहां पे सीआईएसएफ और पुलिस पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया, मजदूरों ने वहां पे आज सरेआम उनकी गाड़ियों फूंक दी। एक 40,000 मजदूरों का हिसाब लगा सकते हो कि ये कहते हैं कि हम श्रमिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मजदूर गरीब जो पेट बांध के, कई यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, कहीं कहीं के लोग मध्य प्रदेश। लेकिन सर, समाधान तो बातचीत से निकलता है ना। आप समर्थन कर रहे हैं क्या जिस तरह से पथराव हुआ है और जो हमला किया गया है? मैडम जी, भूखा आदमी जब उसके पेट में कुछ नहीं होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। 12-12, 13-13 घंटे काम लेके, और उसको 7 घंटे की भी उसको पूरी नहीं मिलती है। ठेकेदार और अधिकारी
और संबंधित जो भी मिनिस्टर्स हैं वो माल चूस रहे हैं, तो ये बातें क्यों नहीं उठाए विपक्ष, ये बताइए आप। और ये बेचारे बन जाते हैं, कह देते हैं कि ये कांग्रेस है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो सतर्कता है, हमने ही उजागर किया। अरे इनकी सरकार है, एजेंसियां इनके पास है मैडम जी, कौन करेगा? कितने पेपर लीक हुए, किसकी? अरे रामलू तले काड़ा दलो। ठीक है सर। अवैध कॉलोनियां मैडम जी हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पर, बड़े गांवों पे भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, जो भी इनके अधिकारी हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सब मिले हुए हैं और लंबे मतलब कॉलोनियां काट रहे हैं धड़ाधड़, किसी के नहीं। अगर कोई गरीब आदमी किला लेके काट लेता है तो उसमें बुलडोजर फेर देते हैं इनका टाउन प्लानिंग अधिकारी। चलिए सर, आपके सवालों का मैं जवाब ले लेती हूँ, लौटते मैं आपके पास। प्रियदर्शनी जी, आप मुझे सुन पा रही है? रजिस्ट्री घोटाला हुआ, स्टाफ घोटाला हुआ। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रियदर्शनी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, जवाब दीजिएगा। जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस प्रवक्ता ने, उनका कहना है कि सरकार भैया आपकी है तो आपको ही काम करना होगा। इसके साथ ही जो बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही है, जो सवाल यहाँ पर उठे हैं, क्योंकि आईडीएफसी बैंक का मुद्दा जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उठाया है, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, एसवाईएल पर सरकार के जो मंशा है उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों पर जवाब आपका। मुस्कान जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरे साथी प्रवक्ता साथी को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए मुस्कान जी, अपनी बात शुरू करने से पहले एक अभी जब भाई साहब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक कविता आई, तो मैं कविता सुनाना चाहती हूँ। नेहरू जी कह गए इंदिरा को, नेहरू जी कह गए इंदिरा को, ऐसा पोता आएगा, ऐसा पोता आएगा, घोटाले करेगा, चोरी करेगा, उसके बाद ईडी से डर जाएगा। नेहरू जी कह गए इंदिरा से। पहले कांग्रेस अपने आप को और अपने गिरबान को झांक के देखे, जो एक परिवार के इंटाइटल पे चलती हो। और आज जो विधानसभा पटल पे हुआ है, मैं तो हैरान इस बात में हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी इसको खड़े होकर सवाल कैसे पूछ सकते हैं। हैरानी की बात ये नहीं है कि जिसको कहते हैं इन्होंने क्या सवाल पूछा, हैरानी की बात है कि वो अपना आकलन कहाँ करते हैं। मैं तो ये देखना चाहती हूँ उनकी वो डायरी कहाँ गई। क्या ये लोग मानेसर लैंड घोटाला भूल गए? क्या ये लोग मैं मुस्कान जी 2-3 सवाल पूछती हूँ। क्या दान छोकर जी के यहाँ, दान सिंह जी, दराव दान सिंह के यहाँ, छोकर जी के यहाँ, दान सिंह की यहाँ 1.5 करोड़ रुपया कैश मिला था और 8 संपत्ति उनकी जब्त हो गई। अब ये बताइए इसका क्या जवाब देंगे? ये ईडी आई थी, जब्त करके चली गई, सीलिंग कर रखी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये तो सच में, ये तो आप ही ने हरियाणा न्यूज ने न्यूज चलाई थी। 1.5 करोड़ कैश मिला था, उसका कोई हिसाब नहीं था इनके पास। तो आप ये हमारे नेताओं पे जो नाम लगा रहे हैं, किशन भाई थोड़ा अपने गिरबान में भी देख लीजिए। दूसरी बात, जिस बैंक सो कॉल्ड तथा कथित घोटाले की ये बात कर रहे हैं, तो पहले इसको समझने की जरूरत है। और इसमें कार्रवाई क्या सरकार ने नहीं की है या मुख्यमंत्री जी ने? मैं पूरा का पूरा आपको डिबेट में आने से पहले पूरा का पूरा सेशन ही देख रही थी, आज सुबह से पूरा सेशन ही देख रही थी, ट्रैवल कर रही थी और सेशन देख रही थी अपने मोबाइल पे। और साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। इन लोगों से कोई भी बात पूछो, कोई भी सवाल मैंने देखा है, कोई भी सवाल इनका एमएलए पूछता है, इतना एग्रेशन के साथ बोलते हैं ये लोग, ऐसा लगता है जैसे चाह रहे हैं कि लड़ाई हो जाए, जैसे लोकसभा में जानबूझकर चाह रहे हैं राहुल गांधी की कोई तमाशा हो जाए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे और बढ़िया तरीके से देंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने दिया और बहुत बढ़िया तरीके से दिया। जब ये एक प्राइवेट बैंक है और उसमें जो संगलित, जो शुरुआती जांच में जो संगलित लोग थे, उन पे कार्रवाई की गई है। और आगे भी सरकार ने आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़े होकर ये आश्वासन दिया कि हम पूर्ण रूप से जो ये घोटाला हुआ है हम इसकी पूरी प्रॉपर जांच करवाएंगे। तो सवाल ही खत्म हो जाता है। प्रश्न तब आता ना जब इसमें सरकार के कुछ लोग संगलित होते, प्रश्न तब आता जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने से बच रहे होते, और प्रश्न तब आता कि जब आपका खुद का गिरबान साफ होता। तो ये तीनों ही प्रश्न नल एंड वॉइड है इनके लिए। दूसरी बात, इनके जो कुछ जो एमएलए खड़े हुए वो स्पीकर महोदय से ही लड़ने लग गए। ये कितनी शर्मनाक बात है
कि हरविंदर जी जिसको कहते हैं अपना चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बदतमीजी पे उड़ जाते हैं। ये कौन सा संविधान बचा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेसियों को एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो विधानसभा का सेशन चल रहा है ये टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। जो टैक्स आप, मैं और मेरे ख्याल से मेरे भाई साहब भी देते होंगे, हम सब आम जनता है, हम सब दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भूपेंद्र हुड्डा जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम नागरिक को, मेरे जैसे एक नागरिक को जरूर फर्क पड़ता है कि मेरी मेहनत का पैसा आप इस तरीके से बेकार के सवाल पूछ के कर रहे हैं। आप बेकार के सवाल ना पूछ के अगर कुछ ऐसे सवाल पूछते, और उसके बाद एक सवाल पूछा गया महिपाल डांडा जी से, महिपाल डांडा जी ने खड़े होकर बोला, भाई मैं सारे प्रश्न का जवाब दूंगा, हंगामा थोड़ी करोगे तुम, हंगामा थोड़ी करना शुरू कर दोगे। अगर कोई मंत्री नहीं जवाब दे रहा होता, श्याम सिंह राणा जी से सवाल पूछा गया वेयर हाउस के ऊपर कांग्रेस के एमएलए ने सवाल पूछा श्याम सिंह राणा से, उन्होंने साफ साफ इसका जवाब दिया कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो तो उसमें आ ही नहीं रहा है। वेयर हाउस कुल मिलाकर सवालों से दिक्कत नहीं है। मैं लौटती हूँ आपके पास प्रियदर्शनी जी, मैं लौटती हूँ, दूसरे मेहमानों को भी जोड़ लूँ एक बार। कुल मिलाकर सवालों से उन्हें दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम सवालों का जवाब दिया गया। दिक्कत है हंगामे से, क्योंकि इससे कामकाज कार्यवाही प्रभावित होती है। ओमकार जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि जो सवाल उठाए गए हैं सरकार ने तो बड़ी तफसील से जवाब दिया है उन तमाम सवालों का। अब क्या दिक्कत है? इसके बाद विपक्ष ने क्यों इतना हंगामा खड़ा किया? वॉकआउट तक हमको आज देखने को मिला है विपक्ष की तरफ से। मुस्कान जी, देखिए, इनेलो पार्टी ने जो आज प्रश्न किए, सबसे पहले तो उन्होंने संयुक्त पंजाब विधानसभा के सबसे वयोवृद्ध विधायक श्री सही राम जी बिश्नोई, जिनकी उम्र 105 वर्ष होगी, उनको सम्मानित करने के लिए बात की, क्योंकि हमारे रगों में है बुजुर्गों का सम्मान करना। इसीलिए तो सम्मान पेंशन, सम्मान बुजुर्ग योजना के लिए हमने कड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया और सरकार से पूछा कि बुजुर्ग पेंशन जो आपने काटी थी, जो 1,03,000 लोगों को कहा था मुख्यमंत्री महोदय ने कि इनकी मृत्यु होगी, जो 37,000 लोगों को कहा था बुजुर्गों को कि ये पेंशन गलत लग गई, इसकी चेकिंग के लिए पेंशन रोकी, इसके बारे में हमने प्रश्न किए, जबकि कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। दूसरा, आज पोर्टल तो सरकार खेल रही है और कोई भी समस्या होती है सीएससी सेंटर के पास जाके हमें अपलोड करानी पड़ती है और वहीं से सारा काम चलता है, क्योंकि आम व्यक्ति तो पोर्टल पर चल नहीं सकता। और सीएससी सेंटर वाले जहां उनकी फीस निर्धारित है 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, वहां सीएससी सेंटर वाले 200 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए ले रहे हैं। कौन जिम्मेवार? जनता लूट रही है। हमने जो भी प्रश्न उठाए जनता के हित के उठाए और सरकार ने उसमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला अनिल विज लेबर मिनिस्टर ने खुद कहा था कि मेरे विभाग में हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री महोदया को इसके बारे में बता दिया है। उस घोटाले के बारे में कोई अभी तक जवाब नहीं आया। और देखिए, ये मैं एक बात कहना चाहता हूं, विधानसभा का सत्र हम सबके पैसे से चलता है तो सबको पता है, सर्वविदित है, लेकिन जो आपकी डिबेट चल रही है, ये डिबेट भी तो लिमिटेड टाइम की है। इस लिमिटेड टाइम में जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता आके शेरो शायरी करता है, मुद्दे की बात नहीं करता, और जब मौजूदा व्यवस्था पर सवाल किए जाते हैं तो पुरानी व्यवस्था पर चले जाते हैं। ये भूल जाते हैं पिछले 12 वर्ष से प्रदेश में इनकी सरकार है और पिछले 12 वर्ष से इन्होंने किया क्या। देखिए, इन्होंने 2 विभाग एक दूसरे में मर्ज कर दिए, हाउसिंग बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के पीछे कारण क्या है ये नहीं बताया, एकदम से मर्ज कर दिया। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं दोनों विभागों का काम एक है। देखिए, हम मैनेजमेंट को जानते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट 2 होती है। जब माइक्रो मैनेजमेंट होती है तो हम विभागीकरण की तरफ जाते हैं ताकि अच्छा मैनेजमेंट हो सके, अच्छा प्रबंधन हो सके। अब माइक्रो मैनेजमेंट को खत्म करके 2 विभागों को, जिनका उद्देश्य ही अलग अलग है, हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य है कॉलोनी डेवलप करना, मकान कंस्ट्रक्ट करना, जबकि हुड्डा का उद्देश्य है कि सेक्टर डेवलप करना। अब पिछले 12 साल से इनकी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं पिछले 12 वर्ष में क्या इन्होंने एचएसवीपी ने कोई एक सेक्टर डेवलप किया पूरे हरियाणा में? और क्या हाउसिंग बोर्ड ने कोई एक कॉलोनी विकसित करी? नहीं करी। क्योंकि इसका कारण है, आज जितनी कॉलोनियां काट रहे हैं सारे के सारे मंत्री, विधायक
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी है। उन कॉलोनियों के अंदर जो मार्जिन है वो निजी हाथों में जा रहा है, सरकारी हाथों में नहीं जा रहा। ये कॉलोनियां जो निजी हाथ काट रहे हैं, ये क्यों नहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण काटता? और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने हाउसिंग बोर्ड को विलय कर दिया और आप देखना आने वाले टाइम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी कॉलोनियां इन्हीं के मंत्री तो काट रहे हैं, दूसरा कोई तो काट नहीं रहा। दिक्कत इनकी ये है कि जब तक शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा के सेक्टर डेवलप करेगा, प्राइवेट कॉलोनाइजर की कॉलोनियां नहीं बिकेंगी। यही कारण है कि ये हाउसिंग बोर्ड और शहरी विकास प्राधिकरण को खत्म करना चाहते हैं। आज ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहां है सबका साथ? आज युवा बेरोजगार है, सबका साथ सबका विकास नहीं, मैं तो इसमें कहूंगा सबका साथ और बीजेपी वालों का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। आप ये देखिए, युवा HKRN में घूम रहे हैं। हम कहते हैं HKRN को खत्म क्यों नहीं करते? क्या है HKRN? हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक हमारी बेटियां, MBA की हुई बेटियां 12,000 15,000 रुपए ले रही हैं, शर्म आती है। MTech किए हुए हमारे बच्चे 15,000 रुपए ले रहे हैं, शर्म आती है। और 5 वर्ष तक जिसने लगातार सर्विस करी है उसको उन्होंने जॉब गारंटी दे दी। अब जो हमारी बेटी बेटा जो आज भर्ती हुआ है HKRN में, उसको जॉब गारंटी नहीं है। और क्या करते हैं, 5 वर्ष से पहले उसका 4 महीने का गैप करा देते हैं ताकि उसकी सैलरी रोक देते हैं। 4 महीने गैप हो जाएगा, फिर वो 4 महीने गैप के बाद दोबारा इनरोलमेंट में आएगा तो नया बच्चा आएगा, नया स्टूडेंट आएगा, फ्रेशर आएगा। ये सारी कमियां इस सरकार की हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बीजेपी अपनी उस भूलकर, सारी परिस्थितियों को भूलकर जनता को सिर्फ दबाने में लगी है। इनेलो ने पेंशन का मुद्दा उठाया और मैं अब अच्छे उससे कहना चाहता हूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अगला स्टेप 14 लाख BPL परिवार जो इन्होंने काट दिए, 14 लाख सोचने की बात है। प्रदेश में से 14 लाख BPL कार्ड काट दिए इन्होंने। हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मुद्दा तो बार बार उठाया जा रहा है। ओमकार जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, आपका रिएक्शन मैं लेना चाहती हूँ। दूसरे दिन की कार्यवाही वो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा पहले दिन उठा था, उसी तरह से जोर शोर से IDFC बैंक का मुद्दा उठा है। घोटाले की बात विपक्ष की तरफ से कही गई है, वॉकआउट देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। हालांकि जो क्षेत्र की समस्याएं विधायकों ने उठाई हैं, सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। क्या राय है आपकी पहले दिन की कार्यवाही के बाद आज के दिन की कार्यवाही को लेकर? देखिए, ये है कि मुद्दा तो था IDFC बैंक का, और वो काफी शॉकिंग भी है कि बड़ा जो है हरियाणा गवर्नमेंट का जो बड़ा बजट है उस बैंक में था और उसमें घोटाला हो गया तो पैसा फंस गया। लेकिन वो CM साहब ने जवाब दिया है कि पैसा सुरक्षित है और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। तो आश्वासन तो दिया है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा उस पर ज्यादा जोर देने के लिए, क्योंकि घोटाला भी बड़ा है, तो जोर देने के लिए वॉकआउट किया और प्रभाव भी किया है। तो ये है, लेकिन CM साहब की तरफ से तो जवाब पहुंच आया है। उन्होंने कहा कि वही जो दोषी है जांच की जा रही, उसमें पहले से ये पॉलिसी चल रही थी कि प्राइवेट बैंक में पैसा जमा नहीं करवाना है, इससे जो है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही रखना है, और अगर मजबूरी है तो रखना ही है तो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में पैसा जमा करवाया जाए। तो ये वायलेशन कैसे हुआ है, और फिर जो है इस तरह का घोटाला हो गया, पैसा फंस गया, तो उसमें सरकार देखेगी, कार्रवाई करेगी। ये बड़ा मुद्दा था आज का। तो वैसे तो विपक्ष अपने तरीके से एक्टिव है, तो वो जो है उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और उन पर सरकार को जवाब देना हुआ है। सरकार को जवाब देना भी पड़ा है, देना ही होगा। जब मुद्दा अगर उठाया जाता है सदन में तो सरकार को जवाब देना होता है, तो उस हिसाब से जवाब तो आया है माकूल। लेकिन देखते हैं कि आगे और सरकार किस तरह से इस पर आगे कार्यवाही करती है। अभी तो सदन में एक बार जवाब हो गया है और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। तो उसमें जांच में तो फिर बैंकिंग सेक्टर की जांच अलग होती है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार के अधिकारियों की जांच हो रही होगी, वो पैसा कैसे उन्होंने जमा करवाया और घोटाले में क्या उनका संबंध है, इस तरह की कोई जांच होगी और कार्यवाही भी होगी। बाकी ठीक है, बाकी तो स्मूथ और बाकी के काम कार्यवाही स्मूथ तरीके से चलती रही। दूसरे दिन की बैठक और राज्यपाल के जो एड्रेस है उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है उस पर चर्चा शुरू होगी। कुछ 1-2 मेंबर बोल चुके थे, बाकी तो कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है, कल 11 बजे से स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल आज ठीक रहा। जो मुद्दा है वो तो अगर घोटाला हुआ है तो वो विपक्ष का काम है, तो वो तो उनको उठाना है, उन्होंने उठाया और उस पर सरकार का जवाब दिया गया मुख्यमंत्री जी का। तो ओवरऑल ठीक रहा। जी प्रियदर्शनी जी,
आपके जवाब इस पर, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि HKRN को खत्म किया जाए, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, SYL पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाया गया। कुल मिलाकर यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाह रही है सरकार, और जो आम जनता है उनको लूटा जा रहा है, उनके लिए प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो ये जो आरोप ये जो लगा रहे हैं इनेलो के मेरे साथी प्रवक्ता, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने अपने समय में ना, अभी आपको डेटा भेज भी दूंगी हरियाणा न्यूज को, देख लीजिएगा, सरकारी डेटा है, ठीक है। इन्होंने अपने समय में 18,000 नौकरियां लगवाई थी सरकारी, और ये हमसे सवाल पूछते हैं, हमसे सवाल पूछ रहे कि हमने कितनी नौकरियां लगाई। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली थी और पहली कलम से, जिसको कहते हैं युवाओं को, पहले बाद में शपथ ली, उसके बाद पहले जिसको कहते हैं युवाओं को नौकरी दे दी, तो पहले अपने गिरमान में झांके ये लोग। दूसरी बात कि हाउसिंग बोर्ड के ऊपर जो ये इन्होंने प्रश्न उठाया है, मैं बता दूं कि ये बात फैक्ट है, सरकार भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है। जब एक ही हम बेसिकली निवास ही बना रहे हैं, जब हाउसिंग बोर्ड और हुडा जब बेसिक काम एक ही हैं, तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इसको क्यों बनाया जाए। इसमें तो हमारी बचत होगी, और जो बचत से पैसा होगा वो जन कल्याण के लिए लगेगा, लेकिन इन लोगों को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है मुस्कान जी, आप समझिए। जन कल्याण से मतलब होता है इनको तो, बिकॉज मैं बता रही हूँ, इनके जमाने में तो हवाबाजी होती थी, लाल बत्ती की गाड़ी चलाओ और ऐसे सायरन चलता था, वो सायरन से मतलब है इनको। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जहां पैसा बचा सकते हैं, और वो पैसा बचा के अगर एक ही डिपार्टमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फंक्शनैलिटी तो बेसिक एक कहते हैं ना फंडा है। किसी छठी क्लास के विद्यार्थी को भी समझ में आ जाएगा कि अगर 2 डिपार्टमेंट होंगे तो डबल खर्चा होगा, डबल प्रिजर्वेटिव्स होंगे, इसमें तो खर्चा कम होगा। एक ही चीज में आप ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ज्यादा बेटर डिलीवरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आज हरियाणा में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो अपने घर के लिए ना वंचित हो। आज हर परिवार को घर देना हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार इस बात से कभी मुकर नहीं करती कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जनता ने हमें चुना है तो हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी पार्टी में ये नहीं होता एंटाइटलमेंट की बापू बेटे ने पकड़ लिया या मुख्यमंत्री घोटाला ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? एक आम किसान का बच्चा क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता एक आम कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे कोई एंटाइटलमेंट नहीं चलता, संगठन चलता है। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो मंडल, नायब सिंह सैनी जी मंडल में थे, मंडल से लेके सीधे अभी सोचिए कितनी बड़ी यात्रा इस व्यक्ति की होगी कि उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद मंत्री भी थे, उसके बाद आप बताइए मुख्यमंत्री भी बने सूबे के। ये सपना क्या चौटाला परिवार दिखा सकता है या ये हुडा परिवार दिखा सकता है? मुस्कान जी, इनको सवाल पूछने होते तो सवाल तो कम से कम रेलेवेंट पूछें। यहाँ पे अगर हम पैसे बचत कर रहे हैं और जनता के जन कल्याण में लगाएंगे तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई बुराई नहीं लग रही, और मुस्कान जी मुझे नहीं लगता कि आपको भी इसमें कोई बुराई लग रही होगी, लेकिन इनको लग रही होगी क्योंकि हवाबाजी कम हो जाएगी। भैया हमें हवाबाजी नहीं करनी, हमें काम करना है, पहली बात। दूसरी बात कि जो जिस तरीके के ये आरोप लगाते हैं कि हमने किसानों के लिए 24 फसलों में MSP किसने दिया? भाई हमने दिया है, हमने दिया है। जो जन कल्याण नीतियां लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं। इनके समय में तो हालात ऐसे थे एडमिनिस्ट्रेशन के मुस्कान जी कि निकलना मुश्किल हो जाता था लड़कियों का 6 बजे के बाद। आज महिलाएं काम कर रही हैं। आज स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में इंडिया में, हिंदुस्तान में हरियाणा सबसे ज्यादा आगे है। फिनटेक कंपनियां सबसे ज्यादा कहाँ हैं? गुड़गांव में सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां हमारे पास हैं। अभी जापान में गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, 52 MOU साइन करके आए हैं। हमारे यहाँ जंगल सफारी बन रही है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है, भर्तियां काफी देरी से होती हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर HKRN को खत्म किया जाए ये कहा गया है प्रियदर्शनी जी, और ये आरोप भी लगाया गया है कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इससे युवा काफी परेशान हो रहे हैं।
मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रही थी, आपके हरियाणा न्यूज में भी दिखाई थी, मैं कहीं देख रही थी सोशल मीडिया में भी ये वीडियो, जहाँ पे मैं देख रही थी कि बाबा थे, बुजुर्ग थे, 75 साल के होंगे, वो जा रहे थे इसमें तीर्थ यात्रा जा रहे थे हरिद्वार पैदल। तो उनसे किसी ने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो इस उम्र में आप पैदल यात्रा करने के लिए? तो बाबा ने बोला कि मैं शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ, कि प्रदेश को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हो गए, नायाब मुख्यमंत्री हो गए, जो बिना किसी पर्ची और खर्ची के भी लोगों को, जिसको कहते हैं, नौकरियां दे रहे हैं। मैं तो रिक्शा चालक था बेटा, मेरा बेटा एसआई लग गया पुलिस में, कभी सोचा भी नहीं था। और ये वीडियो पूरी हर जगह वायरल है, देख लीजिए यूट्यूब पे, अभी देख लीजिए। शर्मा जी, तो कृष्ण शर्मा जी वो कभी कह इनके रहे हैं जमाने में पर्ची खर्ची कि भाई हर सरकार वर्ग के चलाने लिए हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, और जिस तरह से प्रदेश प्रगति कर रहा है, पिछली सरकारों ने उतना काम नहीं किया है जितने की अभी बीजेपी की सरकार कर रही है। मैडम जी, जो राज्यपाल जी का अभिभाषण था उसमें हरियाणा की जनता और विपक्ष ये देख रहा था कि सरकार कुछ तो अपना मतलब करे। उसमें हमें ना तो किसानों के कर्ज की बात करी, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए कोई माफी की बात नहीं करी, सस्ते ब्याज पे ऋण देने की कोई बात नहीं की इन्होंने। और जो इन्होंने 15 लाख गरीबों के खाते में डालने की बात करी थी, उसका कुछ अंश 5 लाख कम से कम गरीबों के खाते में डालने की कोई हमें उसमें राज्यपाल के भाषण में नजर नहीं आई। 2 करोड़ रोजगार थे, उसमें जो हरियाणा का हिस्सा बनता उसकी कोई बात नहीं आई। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैडम जी, जो गैंगवार, जो अपराध बढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर है सड़कों पे, उनके बारे में कोई बात नहीं है। मेरे एमएसपी ये बात करते हैं, 24 एमएसपी, हरियाणा को कितना फायदा उनमें, वो हमें उसकी कोई बात नहीं नजर आई। कानून व्यवस्था मैडम जी, नशा तस्करी, रंगदारी, आज हुड्डा जी कह रहे थे भाई आज तो वही सुरक्षित है जो जिसको कोई मारना नहीं चाहता मैडम जी, नहीं तो किसी को मारने के लिए चला जाए, कोई रोक टोक नहीं, कोई कानून का कोई किसी का कोई बात नहीं है। बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी थी मैडम जी, 2 लाख के करीब, इन्होंने विपक्ष के दबाव में आके उसको वापस लिया। अब भी इनकी नीयत साफ नहीं है, जैसे बजट सेशन खत्म होगा ये उनकी पेंशनों में कुठाराघात करेंगे। श्रमिक घोटाला की बात थी, ओपीएस जो हमारे कर्मचारियों के हमारे एजेंडे में था, उनके पेंशन देने की बात थी, उसके बारे में कोई बजट में प्रावधान नहीं है। ऐसी संगठित अपराध को रोकने में इनकी सेट गैंग्स करी है मैडम जी हरियाणा के अंदर। कोई भी अगर बोले कुछ करे, कोई किसी को किसी टाइम किसी को रोक टोक बेट मार सकते हैं। और ये बात करते हैं पेरिस की, पेरिस जैसी सड़कें हरियाणा में मैडम जी, अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसको छोड़ के, चाहे वो गुड़गांव की बात करते हैं कहीं पर हमारी बहन जी, अगर लोकल एरिया में हमें जाना हो मैडम जी, लोकल रास्ते में हमें चलना हो, कम से कम एक जो 10 मिनट का रास्ता है, 1-1 घंटा लग जाता है। सड़कों में खड्डे इतने हो गए हैं कि कहाँ जाता है इनका घोटाला किया हुआ। राज्य लुटवा सरकार है, राज्य में मैडम जी 1 लाख करोड़ तक का इन्होंने कम से कम घोटाला करवाया। जब इनकी जांच होगी ना, अभी तो ये खुद मुख्तार है, खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद मुख्तार है, खुद अपने मिठ्ठे मुंह बनते हैं, अपने आप ही उसके वो कर देते हैं। जब सरकार दूसरी आएगी इनको पता लग जाएगा क्या है। सारी हरियाणा सरकार का लुटवा दिया, कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला सारे महकमों के बांट कर जोड़ के देखा जाए तो कहाँ घोटाला नहीं है इनका। कृषि डिस्ट्रिक्ट में घोटाला नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी, शराब घोटाला, कहाँ है शराब की रिपोर्ट, रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, तहसीलदारों को आपने वो किया था, कहाँ है तहसीलदार, उनसे आपने रिकवरी की। सिर्फ ये फंसाते हैं और उनसे माल लेके उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेस राज के बाद मंत्रियों ने मैडम जी इस्तीफा देना बंद कर दिया। कांग्रेस राज में 2014 तक इस्तीफे मांगे जाते थे और लोकसभा में अगर बाधित हो जाती थी तो मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अधिकारी इस्तीफा दे देते थे। इस बेरहम सरकार में कोई इस्तीफे नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना आप उजागर होते हैं, अपने आप घोटाले खत्म हो जाते हैं। ये ऐसी परिपाटी इन्होंने जारी कर दी है, ये अच्छे नहीं है। और अब मैडम जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने सनातनी धर्म की बात करने वालों ने सनातन धर्म पर प्रहार किया है, अब ये बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास ने कहा रामायण में, ये रामायण के भक्त बनते हैं ना भाई, अगर नाश करना है तो किसी संत को छेड़ दो, अगर सर्वनाश करना है किसी संत ब्राह्मण को छेड़ दो। अब इन्होंने संत ब्राह्मण को सनातनी को छेड़ा है, अब इनका सर्वनाश निश्चित हो गया है। पहले तो वो उसमें पिटवाए प्रयागराज में
और अब उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा के उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हर उस आवाज को दबाते हैं मैडम, चाहे वो एंकर की हो, चाहे वो किसी नेता की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे किसी अधिकारी की, कर्मचारी की, व्यापारी की हो, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब इनका मेरे सवालों को तो सर जवाब दे रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। सर मैं आती हूँ आपके पास। ओमकार सिंह जी, आप संतुष्ट नहीं है मतलब कि आज जो भी जवाब दिए गए हैं सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार का तो भाई यही कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं हर वर्ग के लिए, लेकिन आरोप बीजेपी का ये भी है कि आपने क्या किया है, हमने तो नौकरियां दी हैं, युवाओं के लिए काम किया है, आपकी सरकार तो प्रदेश को और पीछे की ओर लेकर गई थी। ओमकार जी, चलिए उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन राजेंद्र जी आपका भी रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगी। जिस तरह से विपक्ष का वॉकआउट हमने देखा, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सुनने की स्थिति में विपक्ष नहीं है, क्योंकि सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वॉकआउट करना और हंगामा करना एक गलत संदेश भी जाता है ये देश भर में। की ओर से जब जवाब आता है तो विपक्ष को तसल्ली से सुनना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपने ही जो है अपना जोर, अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए वो फिर वॉकआउट जैसे उपायों का सहारा भी लेते हैं और नारेबाजी भी करते हैं कि वो दिखाते हैं कि वो सरकार पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। वो विपक्ष की हमेशा ये रणनीति रहती है कि मुद्दा अगर ठीक मिल जाता है तो फिर वो उस पर ज्यादा जोर देते हैं ताकि सरकार को जो है दबाव में लिया जा सके और सरकार पर ज्यादा दबाव डाला जा सके। तो वो आखिर में आज का जो प्रदर्शन था विपक्ष का वो उसी रणनीति के अंदर में ही था। तो वो दिखाना चाहते थे कि भाई ठीक है कि सरकार अगर इसमें कोई लापरवाही करेगी, ढिलाई करेगी तो विपक्ष मुस्तैद है और हम जोरों से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोगों को भी, वो जनता को मैसेज भी भेजना होता है उनको, आम आदमी तक मैसेज भी कि विपक्ष जो है सक्रिय है और मुद्दों पर काम कर रहा है। तो ये है कि ये आज तो IDFC बैंक का ही मैन था। राजेंद्र जी, HKRN को खत्म किया जाए ये भी मांग की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इसका तो मेरिट और डिमेरिट्स को जो है ना उसकी तो पूरी स्टडी होनी चाहिए। अब आजकल सरकारों की पॉलिसी हो गई कि सरकारें पेंशन देना नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि कम वेतन पर काम हो। तो HKRN भी यही है कि कम वेतन पर काम हो रहा है, एक फिक्स कर दिया, फिर वो उसका जॉब सिक्योरिटी का भी अध्यादेश वो कानून लेके आगे। तो वो ठीक है कि उनको 58 साल पूरे होंगे लेकिन एक निश्चित सैलरी पर फिक्स पर वो काम करते रहेंगे, आगे पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सब और प्रदेशों में भी हो रहा है। ये पैटर्न क्यों आया, ये पैटर्न खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो भी युवा बेरोजगार अगर इस HKRN के जरिए फिक्स वेतन पर आते हैं तो उनका गुजारा कैसे होगा। अभी तो जो रिटायर्ड पेंशनर है वो ही मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लेके आओ, क्योंकि नई स्कीम में वो बेनिफिट्स नहीं रह गए उनके, वो बेनिफिट्स कम हो गए। तो वो सोचते हैं कि भाई लाइफ का जो है आखिरी दौर कैसे निकाला जाए कम पैसे में। तो अब ये तो ये पॉलिसी आ गई है कि वो एक फिक्स वेतन पर काम करना है आपको 58 साल तक, बाद में कोई और दूसरे बेनिफिट आपको मिले नहीं, रिटायरमेंट के बेनिफिट। तो ये इसके लिए मांग की जा रही है, वो कुछ हद तक ठीक भी है। तो पूरी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए फिर ये तो कि सब जगह ये HKRN क्या है, पूरे वेतन पर जो है एक नियुक्ति मिलनी चाहिए उसकी पात्रता योग्यता के आधार पर, और जो बिना पर्ची और बिना खर्चे की बात करते हैं उसके आधार पर जो है योग्यता के आधार पर जिसको अगर पूरी नौकरी मिलती है तो नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसको पूरा वेतन मिलना चाहिए और भी फायदे मिलने चाहिए उसको। हाउसिंग अलाउंस है और तमाम अलाउंस है और आगे रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलनी चाहिए। जब आप MLAs को और MPs को दे रहे हैं 5 साल की सर्विस के बदले में पूरा आजीवन, तो वो तो 60 साल 58 साल सर्विस करेगा, तो फिर उसको तो आप दीजिए, पूरी पेंशन दीजिए। तो पेंशन का तो मुद्दा बनता है, लेकिन ये तो एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। फिर इसमें एक आधार पर ही एक HKRN को लेकर बीजेपी सरकार पर ही अटैक करे। अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है कि वहाँ भी जो है बहुत कैजुअल नियुक्तियां होती हैं और वो काम करते हैं और वो कर्मचारी जो कैजुअल नियुक्त होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं होती, वो कुछ भी गड़बड़ लगा सरकारी स्तर पर कोई नियम का अवहेलना करते हैं, कोई और तकनीकी गलतियां करते हैं तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं उनकी, क्योंकि वो तो कैजुअल है। तो ये सारी पॉलिसी बननी चाहिए। HKRN की मांग वो हरियाणा के संदर्भ में कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी पूरे देश के संदर्भ में ही होना चाहिए। ओमकार जी, HKRN के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और बजट सत्र को लेकर अगली रणनीति क्या रहेगी इनेलो की? जनहित के
11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए, इसके साथ ही तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन भी पूछे, और सारे के सारे जनहित से और नॉर्मल मुद्दे जो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है उनसे संबंधित है। देखिए, मैं अपनी बहन को सुन रहा था, बीजेपी की साथी ने बोला कि वीआईपी कल्चर और लाल बत्ती वाली गाड़ी की बात करी। आप याद करो मुस्कान जी, जब इनकी सरकार बनी थी इन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की थी और इन्होंने कहा था लाल बत्ती खत्म कर देंगे। और आज परिस्थितियां क्या है, कैबिनेट मंत्री मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ, कैबिनेट मंत्री का भाई सरकारी गाड़ी प्रयोग कर रहा है, कैबिनेट मंत्री का भतीजा टूर पर जा रहा है और सरकारी पुलिस सब इंस्पेक्टर को साथ लेकर सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके जा रहा है। ये परिस्थितियां हैं। आज बीजेपी हाथी के दांत बन चुकी है, खाने की ओर दिखाने की ओर। हाँ, जहां तक HKRN का सवाल है तो एक ही बात कहूंगा, HKRN सिर्फ और सिर्फ युवाओं का शोषण कर रहा है, युवाओं की जवानी खत्म कर रहा है। आज हम इनसे नौकरी की बात करते हैं तो ये बात करते हैं 2047 की। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए वर्ष 2014 में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे को 5 वर्ष दे दो, हम 5 वर्ष में क्या कर देंगे। जनता ने दे दिए। 2016 में जब नोटबंदी आई तो मोदी जी ने बोला हमारे को 50 दिन दे दो, बस 50 दिन। अगर हमारी मंशा में कुछ गलती हुई या निर्णय गलत हुआ, जिस सुराय पर बुलाओगे उस सुराय पर आ जाऊंगा। कोई नहीं आया। 2019 के चुनाव आए तो इन्होंने बोला किसान की 2022 में आय हम दुगनी कर देंगे और 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल मिलेगा। मिला क्या? और मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि हमारी जिम्मेवारी है प्रत्येक व्यक्ति को मकान देने की। ये तो बता दें 2014 से लेके आज 26 आ गया, 12 वर्ष हो गए, आपने कितने लोगों को मकान दिए? और अब 2024 का जब चुनाव हुआ, ठीक है ओमकार जी, आपके अपने सवाल हैं और ये सवाल लाजमी है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक मिनट मुस्कान जी सर, समय की जरा कमी है, आप जरा संक्षिप्त में। एक मिनट, आज ये बात करते हैं 2047 की। आज जो युवा 30 साल का 2047 में 51 वर्ष का हो जाएगा, नौकरी उसको आज चाहिए, आज उसको रोजगार चाहिए। 51 वर्ष के व्यक्ति को रोजगार दोगे? ये ऐसी सरकार है जो काम करना नहीं जानती, ये सिर्फ जनता को जुमलों में उलझा के रखना चाहती है और अब जनता जुमलों में उलझने वाली नहीं। ठीक है ओमकार जी, आपके अपने सवाल हैं और सरकार के अपने दावे हैं। हालांकि सरकार अपने दावे प्रस्तुत कर रही है और ये जो सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि इस पर क्या काम हो रहा है। हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता के हित में, देश की जनता के हित में काम हो, लगातार हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो विधानसभा के बजट सत्र का ये दूसरा दिन महत्वपूर्ण रहा, कई सवाल उठाए गए हैं, हालांकि सरकार ने भी जवाब दिए हैं और आगे ये जो सत्र है किस तरह से रुख लेता है देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।